नीट 2024 वालों के लिए टारगेट फिफ्थ में है। पार्ट टू में आइए फटाफट से बहुत सारे क्वेश्चंस की बात करते हैं। अभी तक हम पार्ट वन में 25 क्वेश्चंस की बात कर चुके हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इफ द रेट कांस्टेंट इज दिस। डायरेक्ट फार्मूला बेस है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए ध्यान रखना, जो हाफ लाइफ का फॉर्मूला है 0.693 by k। तो 0.693 डिवाइडेड बाय 6.93 इंटू 10⁻⁻6, क्या सॉल्व करके 10⁻5 सेकेंड हो जाएगा सेकेंड आंसर। यानी आप इस क्वेश्चन से ये सीख रहे हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ का फॉर्मूला क्या है, पता लगा। क्वेश्चन नंबर 27 एक नेमिंग रिएक्शन है दोस्त। कहता है कि मिथाइल क्लोराइड की सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन। और आपको जान के अच्छा लगेगा, एनसीईआरटी में गिवन भी है, दिस नेमिंग रिएक्शन इज नथिंग बट वुड्स रिएक्शन। दिस नेमिंग रिएक्शन इज वुड्स रिएक्शन। अब मैं बाकी चारों रिएक्शन भी आपको बताऊंगा। फिटिक रिएक्शन क्या होगा ना, यदि एरोमेटिक सेगमेंट आप ले लें, सेम रिएक्शन है, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो ये बाईफिनाइल कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, दो अराइल हैलाइड चिपक जाएंगे, दिस इज फिटिक रिएक्शन। फिंकलस्टीन आपको मैं बता देता हूँ, एल्काइल क्लोराइड से आप रिएजेंट ऐड करें, सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, एल्काइल आयोडाइड बनाने की रिएक्शन है। अब एक बच गई है स्वार्ट्स, तो स्वार्ट्स भी सुनते हुए चलिएगा। इसके अंदर कोई भी मेटालिक फ्लोराइड डाल दें, लेट से एजीएफ, तो आप एल्काइल फ्लोराइड बनाएंगे। क्योंकि हमें ऑप्शन से मतलब नहीं है कि आपने ऑप्शन जल्दी ढूंढ लिया, काम ये भी आना चाहिए कि यार चार ऑप्शन से चार नेमिंग रिएक्शन सीखो ना यार, आप अनिरुद्ध वालिया से पढ़ रहे हैं। तो वुड्स रिएक्शन क्या कहती है, एलिफेटिक ग्रुप होना चाहिए, डबल कर दीजिए। एरोमेटिक हुआ तो फिटिक, और स्वार्ट्स में क्लोराइड ब्रोमाइड से, ये हेलोजन जो है ना, दैट कैन बी क्लोराइड और ब्रोमाइड। आप फ्लोराइड बनाएंगे तो स्वार्ट्स, और आयोडीन बनाएंगे तो आप क्या कहेंगे, दिस इज फिंकलस्टीन। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 28 आपका फिर से वेट कर रहा है। बहुत बहुत आसान और अच्छा क्वेश्चन, नीट के लिए बहुत सुटेबल क्वेश्चन है। एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में चर्चा करने को कहा है कि एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा। तो यार सोच कर देखना एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में। टॉप टू बॉटम यदि मैं जाएं तो साइज इंक्रीज करता है, तो आसानी से H+ डोनेट कर सकता है क्या। टॉप टू बॉटम जाएं तो आसानी से H+ डोनेट कर सकता है। यदि मैं सबसे स्पीशीज बनाऊं, अनायन बनाऊं, तो ये बनेंगे H+ हटने के बाद। और मैं ऐसा भी कह सकता हूँ, बड़े साइज पे माइनस ज्यादा स्टेबल है, या बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करती चली गई, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करती चली गई, तो बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा और आसानी से H+ मिल जाएगा। आसानी से H+ मिल गया तो आप कहेंगे यार ज्यादा एसिडिक है। क्वेश्चन नंबर 29 इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। 29 नंबर का क्वेश्चन कहता है कितने एमिनोफोर माइनस चाहिए, कितने मोल चाहिए कि एक मोल आई माइनस को ऑक्सीडाइज कर सकें। समझना, MnO4- को ऑक्सीडाइज करने की बात कर रहा है। MnO4- खुद जाएगा Mn2+ में, आयोडीन को भेज I- को भेजेगा आयोडीन में। देखो ऐसे क्वेश्चंस के लिए एक लाइन इतनी होती है, क्या, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ, सब ग्राम इक्विवेलेंट बराबर कर दीजिए दोस्त। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ MnO4- विल बी ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ I-। इसको कैसे लिखते हैं, मोल्स इंटू एन फैक्टर। इसको कैसे लिखते हैं, मोल्स इंटू एन फैक्टर। कितने मोल चाहिए नहीं पता, यही तो निकालना है। इस रिएक्शन का एन फैक्टर कितना, +7 से +2 में गए, 5 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज बराबर, इसके मोल्स कितने 1। I- का एन फैक्टर कितना, क्या दोस्त, -1 से 0 में जा रहा हूँ, -1 से 0 में जा रहा हूँ तो एक का चेंज है क्या, 1। तो क्या यहाँ से मोल का वैल्यू आपके पास सिंपली 1/5 आ गया क्या। 1/5 हमारे पास ऑप्शन में भी मौजूद है, दैट वुड बी करेक्ट आंसर। कई बार जल्दबाजी में लोग इसको 2/5 लिख देते हैं, तो ध्यान रखना I- का एन फैक्टर, I- से I2 में जा रहा है, एक ही इलेक्ट्रॉन का चेंज आएगा तो एन फैक्टर 1 ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30 भैया, बहुत मजेदार मजेदार क्वेश्चन है, और बैक टू बैक क्वेश्चन करते जा रहे हैं, आप रुकिएगा मत, एकदम स्पीड को मेंटेन करते हुए चले हो। देखो SOCl2 डाला है, तो OH हटाकर पता है क्या आएगा, सबसे पहले OH हटाकर Cl, फिर SN2 होगा ना, तो Cn- अटैक करेगा कार्बन पे, Cl बाहर, तो क्या कंपाउंड ये बन जाएगा Cn। साइनाइड का एसिडिक हाइड्रोलिसिस सारी दुनिया को पता है, कार्बोक्सिलिक एसिड सारी दुनिया को पता है। और लास्ट रिएक्शन है HV रिएक्शन, अल्फा कार्बन पे दोस्त, कार्बोक्सिलिक एसिड के अल्फा कार्बन पर एक ब्रोमीन चिपका दो, और आप ध्यान से देखें तो आपको सेकंड ऑप्शन नाम मिल जाएगा। कि जो लास्ट वाला कन्वर्जन है ना, C से D, वो एक नेमिंग रिएक्शन है, HV रिएक्शन, आप ध्यान भी रखना। चलो
क्वेश्चन नंबर 31 फिर से प्रोडक्ट सी की बात कर रहा है। देखो एल्कोहलिक केवेच अब की बार दे दिया ना, तो ए प्रोडक्ट पता है क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा। क्या वो एल्कीन में ये बना दो, कैसे, ये रहा एच, ये रहा सीएल, हटाया, बीच में पाई बॉन्ड बनाया। ठीक है। अब आप इसकी ओजोनोलिसिस कर रहे हैं, आप रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कर रहे हैं। डबल बॉन्ड तोड़ो, ओ जोड़ो, क्या 2 मोल आपको ये मिल जाएंगे, CH3 C डबल बॉन्ड OH। और अब ध्यान से देखो तो डाइल्यूट NaOH डाला है, यानी एल्डोल करवाने की बात कर रहा है क्या, एल्डोल। चलो सर एल्डोल करते हैं। देखो एल्डोल का मैकेनिज्म इतना सा होता है कि मैं विद मैकेनिज्म ही सारी बात लिखता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। सबसे पहले क्या करेगा, बेस अल्फा कार्बन से H लेकर जाएगा और वो क्या बनेगा, अनायन। और अब इसी का 1 मोल और यूज कर लीजिए, CH3 C डबल बॉन्ड OH। वो अनायन इस कार्बोनिल पे अटैक करेगा, बॉन्ड माइग्रेट कर जाएगा, कंपाउंड मिलेगा CH3, और H प्लस भी डाल दे दो, CH3 CHOH, CH2 C डबल बॉन्ड OH। सवाल वाले ने कहा हीट भी कर दो, अरे लगे हाथ हीट भी कर दो, रुकना नहीं, आप सवाल करते जाना। और आप ध्यान से सोचें तो 4 कार्बन की चेन है, ब्यूट 2 इन 1 अल, क्या सेकंड ऑप्शन आपको आंसर मिल जाएगा। क्या दो सेकंड ऑप्शन आपको आंसर मिल जाएगा। एक अच्छा क्वेश्चन, मीन्स नीट के लिए बहुत सुटेबल क्वेश्चन है। एल्डोल भी आया, एलिमिनेशन भी आया, ओजोनोलिसिस भी आया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, नीट के लिए बहुत सुटेबल क्वेश्चन। 32 बायोमोलिक्यूल्स, क्योंकि आप बायो के स्टूडेंट हैं, क्लास 11th में ही बायोमोलिक्यूल पढ़ लेते हैं, सुंदर सुंदर मैम से हैं। और फिर हम टीचर से केमिस्ट्री में आप पढ़ ही लेते हैं, क्यों। नॉन रिड्यूसिंग शुगर, अरे खटाक से आंसर करिए ना, सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग। बाकी माल्टोज, लैक्टोज और ग्लूकोज तीनों कैसे हैं, रिड्यूसिंग है। ये तीनों जो है ना, ये तीनों रिड्यूसिंग है। सुक्रोज क्या है, नॉन रिड्यूसिंग, डायरेक्ट याद रखेंगे और पता भी रहता है आप लोगों को। ये बायोमोलिक्यूल से ही क्वेश्चन है, ये बायोमोलिक्यूल से ही दोस्त क्वेश्चन है कि स्कर्वी इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी से डिजीज हो सकता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, इट इज ड्यू टू दी विटामिन सी। इट मे कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, डायरेक्ट भी आप याद रख सकते हैं और हो सकता है आपको याद भी हो, क्योंकि ये सब चीजें मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया है कि नीट वाले स्टूडेंट थोड़ा सा ज्यादा याद रखते हैं। अब हो क्या कह रहा है, कहता है बहुत बढ़िया SN1 कौन करवाएगा, दिमाग लगाना ही नहीं, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी सोचो, यहाँ से CL जाएगा, ये करवा ही नहीं सकता, ये भी नहीं करवा सकता। इन दो में ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा है, यदि CL हटाऊं, ध्यान से देखो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है क्या, 2 डिग्री प्लस अल्फा एच भी है, प्लस अल्फा एच भी है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये भी आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, कहता है कि सल्फर ऑक्सीजन ऑक्सीजन सल्फर, यानी परऑक्सी बॉन्ड किस में है, पर ऑक्सी लिंकेज है, ये जो लिंकेज है ना, दिस इज पर ऑक्सी लिंकेज। तो मैं आपको बता देता हूँ, 2 कंपाउंड्स में आपको पर ऑक्सी लिंकेज देखने को मिलता है। पहला तो H2H2O8, ये मार्शल्स एसिड है। मैं स्ट्रक्चर भी आपके सामने बनाना चाहूंगा ताकि आपके सामने स्ट्रक्चर से कोई क्वेश्चन आए तो आप कर तो लें, सारी बातें सीखते हुए चलना। दिस इज मार्शल एसिड, दिस इज मार्शल एसिड। और इसमें जो सल्फर मिलेगा ना, जो सल्फर, वो आपको +6 में मिलेगा, नो डाउट सल्फर +6 में मिलेगा। और एक और कंपाउंड है कैरोज एसिड, H2SO5, ये भी सीख लीजिए। इसके अंदर भी परऑक्सी लिंकेज रहता है, इसका नाम है कैरोज एसिड। दोनों बातें ध्यान रखना, सल्फर के 2 ही ऑक्सी एसिड्स हैं जिनके अंदर आपको परऑक्सी लिंकेज देखने को मिलेगा। हमारे पास यहाँ एक अवेलेबल था, इसीलिए फोर्थ ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। कोऑर्डिनेशन से क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 36। देखो हो क्या रहा है, इन दो कॉम्प्लेक्स को ध्यान से देखो। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो मेटल है, या तो मैं मेटल बोल लूँ या लिगेंड बोल लूँ, जो आपको अच्छा लगे, मेटल्स आपस में इंटरचेंज कर ले रहा है क्या पोजीशन, कैसे कैसे, देखो ना, कोबाल्ट के साथ, कहाँ गया, कोबाल्ट के साथ पहले अमाइन था, अब कोबाल्ट के साथ साइनाइड आ रहा है, क्रोमियम के साथ साइनाइड था, अब क्रोमियम के साथ अमाइन आ रहा है। ये तो इंटरचेंज हो गई कि जहां लिगेंड्स का एक्सचेंज हो जाए, जहां लिगेंड्स का एक्सचेंज हो जाए, सच आइसोमेरिज्म इज कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, सच आइसोमेरिज्म इज कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, क्योंकि वो इंटरचेंज जो हुआ है वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में हुआ है। ध्यान रखना, ये टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है बेसिकली। देखो D2sp3 साफ कह रहा है दोस्त, D2sp3 क्या
इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स वही बनाएंगे जिनके अंदर पेयरिंग हो, जिनके अंदर पेयरिंग हो। वीक फील्ड, वीक फील्ड, वीक फील्ड, डायरेक्ट आंसर। क्योंकि दोस्त नीट का जो क्वेश्चन होगा ना आपके सामने, आपको ज्यादा समय जो डिवोट करना है वो फिजिक्स में करना है। बायो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट रहता है, उसमें आप गलतियां भी बहुत कम करते हैं। केमिस्ट्री ठीक ठाक रहता है बट उसमें एरर्स हो जाती हैं, तो उसी को आपको एलिमिनेट करना है। प्लस आपको अपने टाइम को भी बचाना है। सबसे बड़ा खेल दोस्त यहाँ पे टाइम का भी तो है। आप ज्यादा से ज्यादा समय बचाएंगे तभी तो फिजिक्स में लगाएंगे। सर हमारा फिजिक्स स्ट्रांग है तो अच्छी बात है। पर जनरली जो मैं केस की बात कर रहा हूँ वहाँ फिजिक्स थोड़ा सा दिक्कत करता है, तो आप सारा का सारा टाइम बायोलॉजी, दैट इज बॉटनी एंड जूलॉजी एंड केमिस्ट्री से आप बचा रहे होंगे, जो आप नीट में यूज कर रहे होंगे फिजिक्स के लिए। क्वेश्चंस को देखते ही टिक करना है अपनों को, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा रखना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 38 है, ये याद होता है, रटी हुई बातें हैं। डिकन्स प्रोसेस यूज टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरीन। आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मेरा चैनल है, वो तो है ही खैर, बट आप अनिरुद्ध वालिया केमिस्ट्री को जब जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे ना, तो आपके सामने कुछ फायदेमंद चीजें ही होंगी। बहुत सारे वन शॉट मैंने अपलोड कर रखे हैं दोस्त, ऐसे वो वन शॉट हैं जिनसे हर साल क्वेश्चंस आते हैं, जिनसे हर साल क्वेश्चंस आते हैं। आप प्लेलिस्ट चेक करना, आप प्लेलिस्ट चेक करना या डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, आपको बहुत कुछ बढ़िया मिल जाएगा। सर्च कर लेना इनऑर्गेनिक बाय अनिरुद्ध वालिया, बस। बस आप देख लीजिए वीडियो, क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे पेपर में इस साल भी, मजा आ जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि कौन सा ऑक्सी एसिड लीस्ट लाइकली टू एग्जिस्ट। लीस्ट लाइकली टू एग्जिस्ट, अब ये क्वेश्चन है ना थोड़ा सा डाउटफुल रहता है। क्यों? स्टूडेंट जब इस क्वेश्चन को देखता है तो उसको लगता है HOF, क्योंकि हमारे सर ने कहा था HOF अनस्टेबल है। हाँ, और वो उसको स्टूडेंट टिक कर देता है। आपके सर ने बिल्कुल सही कहा था, कुछ गलत नहीं कहा। बट इसका आंसर HbRO2 आएगा। रीजन बीइंग, एनसीईआरटी में ऑक्सो एसिड्स की एक टेबल दे रखी है जिसमें फ्लोरीन का एक ही ऑक्सो एसिड अवेलेबल है, हाइपोफ्लोरस एसिड। क्लोरीन चारों बनाता है। HOCl देखो ये कैसे है, HClO2, HClO3, HClO4। पर ब्रोमीन के साथ दिक्कत ये है कि HOBr तो बनता है, HbRO3, HbRO4, बट क्या नहीं बनता दोस्त, HbRO2 नहीं बनता। नहीं बनता, एनसीईआरटी ने डैश डैश दी है। इसी तरह आयोडीन में भी नहीं बनता दोस्त, ध्यान रखना। ब्रोमीन हो या आयोडीन, दो वाला नहीं बनाएगा। ब्रोमीन हो या आयोडीन, दो वाला नहीं बनाएगा दोस्त। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्त, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये नीट में आ सकता है। प्लीज आप ध्यान रखना, प्लीज आप ध्यान रखना। क्या आप इतनी बात ध्यान रखेंगे क्या? चलो, कहानी में थोड़ा सा आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, देखो हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर लेंगे दोस्त, हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन है, सिनर्जी बॉन्डिंग कौन कर सकता है? सिनर्जी का एक एग्जांपल आपके दिमाग में जहन बसा होता है। कार्बोनिल अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, प्लस मेटल अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा कार्बोनिल के एंटी बॉन्डिंग के अंदर। हाँ, तो ये जो बॉन्डिंग है, दिस इज सिनर्जिक बॉन्डिंग, दिस इज सिनर्जिक बॉन्डिंग। तो दोस्त आप ध्यान रखना, करेक्ट आंसर वुड बी सेकंड ऑप्शन, करेक्ट आंसर वुड बी सेकंड ऑप्शन। क्या ध्यान रखेंगे? डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन है दोस्त, ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, कोई बहुत ज्यादा आपको परेशान नहीं करेंगे हम। या नीट B1 कहता है कि दोनों जो मैंगनेट और पर मैंगनेट है, देखो MnO4 2- इज मैंगनेट आयन। ठीक है, मैं ना एक काम करता हूँ, मैं इसको उसी कलर से लिखता हूँ जो उसका कलर है, ताकि आप ध्यान भी रखें। MnO4 2- मैंगनीज +6 में है, D1 कन्फिग्रेशन के साथ, मैंगनेट आयन। अब देखना पर लग जाएंगे, पर तो सर हमारे लग ही रहे हैं। अब तुम्हारी बात नहीं कर रहा, कंपाउंड की बात कर रहा हूँ। MnO4- +7 में है, D0 कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, दिस इज पर मैंगनेट आयन। पर्पल कलर, पर्पल कलर, दिस इज ऑफ पर्पल कलर एंड दिस वन इज ऑफ ग्रीन कलर, ग्रीन। ये सारी बातें आप ध्यान रखेंगे। स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि दोनों टेट्राहेड्रल है। जी हाँ, बोथ आर sp3, बोथ आर sp3, बोथ आर sp3। ठीक है, कुछ कुछ लोग MnO4- को D3 ऐसे बोलते हैं, बट हम उस पर बहुत ज्यादा बहस नहीं करेंगे। D3s पे बहुत ज्यादा बहस ना करते हैं, हम उसको sp3 बोलेंगे कि मीन्स इसी बातों को समझता है। द ग्रीन मैंगनेट आयन इज डायामैग्नेटिक बट पर मैग्नेट इज पैरामैग्नेटिक। अरे दोस्त की कुछ गड़बड़ लिख दी क्या? MnO4 2- मैंगनेट आयन में तो एक अनपेयर्ड है और ये अनपेयर्ड है, तो ये पैरा है, इसमें नहीं है तो ये डाया है, उल्टी बात लिख दी।
तो फॉल्स हो गया और ये ट्रू हो गया। पहला सही, दूसरा गलत, तो आंसर थर्ड ऑप्शन सही हो गया। ये क्वेश्चन जो मैंने डिजाइन किया, दिस क्वेश्चन इज ओनली टेकन फ्रॉम एनसीईआरटी, प्योर एनसीईआरटी की लाइन है दोस्त, एनसीईआरटी का ही फोटो है, क्लास 12th एनसीईआरटी। देखो साफ साफ शब्दों में लिखा है, मैंने सारी बातें एक्सप्लेन कर दी आप लोगों के लिए। मैंगनेट और पर मैग्नेट आयंस टेट्राहेड्रल ले, हाँ मैंगनेट आयन इज पैरा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक, बट पर मैग्नेट इज डाया, याद रखना। ओ, कहता है कि N2 गैस कहाँ से नहीं मिल सकती दोस्त। N2 गैस कहाँ से नहीं मिल सकती, मैं बता देता हूँ। अमोनियम डाइक्रोमेट की हीटिंग से N2 गैस मिलती है, Cr2O3 ग्रीन सॉलिड मिलता है, प्लस 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ पानी मिलते हैं। बेरियम नाइट्रेट से जो बेरियम सॉरी नाइट्रेट कह रहा, बेरियम अजाइड से, दिस इज अजाइड, से जो N2 ऑब्टेन होती है ना, विच इज प्योर, प्योर N2 ऑब्टेन होती है। और दोस्त दोस्त यहाँ से भी जो कंपाउंड ऑब्टेन होता है N2, तो सर ये क्या करता है दोस्त, मैं आपको बता देता हूँ। अमोनियम क्लोराइड की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो N2 ऑब्टेन नहीं होती, जो गैस ऑब्टेन होती है वो अमोनिया है। गैस जो ऑब्टेन होती है वो अमोनिया है। क्लियर है कैसे, अरे अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर करवा दो, कुछ नहीं है, ये अमोनियम प्लस Cl माइनस, कैल्शियम 2 प्लस प्लस 2OH माइनस, समझना। कैल्शियम क्लोराइड बन गया क्या, 2 मोल ले लूं तो, सर कैल्शियम क्लोराइड ठीक है। अब 2 मोल अमोनिया और ये दोनों मिलकर, क्या ये दोनों मिलकर 2 मोल अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज नथिंग बट अमोनिया प्लस पानी। या कई बार ऐसा भी लिखा होता है, दिस इज एक्वस अमोनिया, अमोनिया प्लस पानी इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड। दोस्त अमोनिया कहाँ नहीं, वो नाइट्रोजन कहाँ नहीं मिल रही, सेकंड ऑप्शन में, क्योंकि सेकंड में मिल जाता है अमोनिया, एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है दोस्त, एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है। क्वेश्चन का नंबर 41, दिस इज 42, दिस इज 43। आइए और क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, आइए और क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिवन सॉल्यूशन H2SO4 का, यहाँ से ना अच्छा क्वेश्चन है ये, नीट के लिए बहुत सुटेबल, अगेन एक अच्छा क्वेश्चन है नीट के लिए। साफ सारी बातें सीखना। मोलैरिटी का कुछ फॉर्मूलाज बता रहा हूँ, आप याद रखेंगे, डायरेक्ट टाइम बचेगा। परसेंटेज W/W इंटू 10 इंटू डेंसिटी डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो परसेंटेज W/W कितना है, 49 इंटू 10 इंटू डेंसिटी 1.3 डिवाइडेड बाय H2SO4 का वेट 98, ये सॉल्व करके 6.5 आ गया, आ गया जी। परसेंटेज W/V का फॉर्मूला बताता हूँ, परसेंटेज W/W इंटू डेंसिटी, सॉल्व करो 49 इंटू 1.3, ये भी आ गया जी, ये भी आ गया, ये भी है, ये भी है। और सोचो, अब और सोचो, यदि यदि मोलैरिटी आपके पास इतनी है तो आपको नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला तो पता है ना, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, और H2SO4 का एन फैक्टर 2 है, तो आंसर 13 आना चाहिए था। ओहो, ये तो ये आ गया, क्योंकि वो पूछ रहा था कि क्या नहीं बनेगा, वो पूछ रहा था कि इनकरेक्ट कौन सा है। क्लियर, बट हम ए ऑप्शन भी चेक करते हैं, ये सही है गलत, सोचना। मोलैलिटी ऐसा ही होता है क्या, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इन 2000, समझना। 49% W/W का मतलब सिर्फ इतना सा है क्या, सिर्फ इसकी प्योर डेफिनेशन पता है ना, आप कैसा भी क्वेश्चन कर लेंगे। कैसा है क्या, 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर 49 ग्राम सॉल्यूट है, तो व्हाट वुड बी दी वेट ऑफ सॉल्वेंट। सर टोटल 100 ग्राम है, 49 ग्राम माइनस कर दो तो 51 ग्राम हो गया क्या, लिख दो, मोल्स लिखो। सर 49 ग्राम सॉल्यूट है तो मोल्स कितने हो जाएंगे, 49/98 डिवाइडेड बाय 98 मॉलिक्यूलर वेट है, डिवाइड बाय 51 इंटू 1000, सॉल्व करो तो 1000/2 दैट इज 500, 500/51 इज दी मोलैलिटी। हाँ ये भी मिल रही है, हाँ ये भी मिल रही है। यानी वो पूछना चाह रहा था इन चारों में कौन सा ऑप्शन हमारा होगा जो इनकरेक्ट है, जो नहीं मिल रहा दोस्त, सेकंड ऑप्शन होगा। यू मान लेना ये एक क्वेश्चन नहीं करवाया, ये 4 क्वेश्चन करवाए हैं। कैसे, मोलैरिटी फाइंड की, नॉर्मेलिटी फाइंड की, W/V फाइंड किया, मोलैलिटी फाइंड की, और 2 फॉर्मूलाज तो मैं आपको सजेस्ट भी करूंगा, आप जरूर याद रखना। मोलैरिटी डायरेक्ट निकालने का, परसेंटेज W/V डायरेक्ट निकालने का फॉर्मूला आपके पास रहेगा, टाइम बचेगा, आप क्वेश्चन बहुत आसानी से कर पाएंगे। और पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44, ये भी बहुत अच्छी एनसीईआरटी की। क्वेश्चन नंबर 44 देखो, ऑन हीटिंग H3PO4, ये भी एनसीईआरटी में गिवन है, आप ध्यान भी रखना।
H3PO4 की हीटिंग से जो मिलता है ना, H3PO4 प्लस ऑफ फॉस्फीन, डायरेक्ट आप ध्यान रखेंगे इंपॉर्टेंट डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। +3 से +5 में जाता है और +3 से -3 में जाता है। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन। 45 कहता है कि आईयूपीएसी नेम बता दो इसका। ये आसान क्वेश्चन, और ये बहुत स्टैंडर्ड और बहुत आसान क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी गिवन है। मेरी कोशिश ये रहती है जब मैं क्वेश्चंस फ्रेम करूं तो वो क्वेश्चंस मैक्सिमम रहें जो एनसीईआरटी ओरिएंटेड रहें, क्योंकि हर साल नीट एनसीईआरटी के इर्द गिर्द ही क्वेश्चंस पूछता है, तो दूर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है आप लोगों को भी। देखना 6 अमाइन है तो हेक्सा अमाइन आएगा, AMM 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 AMM। हेक्सा अमाइन कोबाल्ट, कोबाल्ट 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 का जो ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा वो +3 रहेगा, तो 2 वाला डिस्कार्ड कर दिया। इसको क्यों डिस्कार्ड किया सर, ये ट्राई क्लोराइड लिख रहा है जबकि क्लोराइड को सबसे लास्ट में लिखना है, ये रहा नाम। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, हेक्सामाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। क्लियर। 46 देखिएगा, स्पीशीज जो नहीं बनती है HCF4 की हाइड्रोलिसिस से। दोस्त HCF4 की हाइड्रोलिसिस भी एनसीईआरटी में गिवन है, आप जरूर देखना। HCF4 की हाइड्रोलिसिस से जो मिलेगा जिनन प्लस XiO3 प्लस HF प्लस O2। कहता है क्या नहीं मिलता दोस्त, F2 नहीं मिलता है, F2 नहीं मिलता है। ये इतना बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीजन -2 से 0 में भेज देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है, ध्यान रखिएगा। अच्छा है क्वेश्चन। 47 बेसिक का, बेसिक बेसिक, अरे मेटल जो होते हैं ना अपनी लो ऑक्सीडेशन स्टेट्स में, मेटल अपनी लो ऑक्सीडेशन स्टेट में बेसिक नेचर रखते हैं, ये बेसिक ऑक्साइड है, तो आंसर वुड बी थर्ड ऑप्शन। दोस्त आंसर वुड बी थर्ड ऑप्शन, फिर से ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट। और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ये एसिडिक रहेगा, एसिडिक ऑक्साइड रहेगा। और ये वेनेडियम और क्रोमियम +3 में एम्फोटेरिक है, दिस इज एम्फोटेरिक। ठीक है, आप जरूर ध्यान रखिएगा। 48 हाइब्रिडाइजेशन पे बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन है दोस्त, डायरेक्ट क्वेश्चन। इन पांचों में से पहले वो छाट लिया करो, वो स्पीशीज जो आपको सबसे आसान नजर आती है। क्या सबसे आसान SO3 नजर आता है? H डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, 3 सिग्मा बॉन्ड तो sp2, तो ट्राइगोनल। क्या मैं इसे ट्राइगोनल प्लेनर बोल दूं, यानी डी का मैच तो 2 से हो रहा होगा, डी का मैच 2 से इन दो में ही हो रहा है, यानी ये दोनों आंसर नहीं हो सकते। सी का आंसर फर्स्ट ही आएगा, दैट इज XCO3, पिरामिडल शेप है अमोनिया की तरह, चेक नहीं करना। ए और बी को चेक करो। सोचो PCl5 आपको पता है ना, ये रहा, 2 एक्सियल 3 इक्विटोरियल। sp3d हाइब्रिडाइजेशन ट्राइगोनल पिरामिडल ज्योमेट्री रहती है, तो बी का मैच 4 हो जाएगा, और बी का मैच 4 होते ही आंसर फर्स्ट हो जाएगा, बी का मैच 4 होते ही आंसर फर्स्ट हो जाएगा। देखो एक दो एग्जाम्पल्स भी आपने छाट लिए ना तो आपका काम बच जाएगा, और आंसर ढूंढने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। 49 कहता है फेशियल मेरिडोनियल, एनसीईआरटी में गिवन है, रट लेना, ध्यान भी रखना। ये जो शब्द है ना, ये शब्द फेशियल और मेरिडोनियल, ये MA3B3 कॉम्प्लेक्स के लिए यूज किए जाते हैं। दिस कॉम्प्लेक्स इज MA4B2, दिस कॉम्प्लेक्स इज MA3B3। और हमारा आंसर कैसे लिख रहे हैं, वो मोनोडेंटेड बाइडेंटेड को देखते हुए, ये AA2A2 कॉम्प्लेक्स है। पूरा कोऑर्डिनेशन में वन शॉट में पढ़ा चुका हूँ, ध्यान रखना, पढ़ लेना, नहीं पढ़ा तो MAA3 कॉम्प्लेक्स है। हमारा जो आंसर हो जाएगा वो सेकंड ऑप्शन है, MA3B3 के लिए फेशियल मेरिडोनियल रहता है शब्द। देखना चाहो तो देख सकते हो, ये फेशियल है, ये मेरिडोनियल है। एक प्लेन में 3 आने चाहिए, एक प्लेन में, इसी के प्लेन में 3 आ गए, आप इसे मेरिडोनियल कहते हैं। एक प्लेन में 2 रहेंगे तो आप इसे फेशियल कहेंगे, डायरेक्ट भी ध्यान रख सकते हैं, ये इनके स्ट्रक्चर यहाँ बना रखे हैं। आइए हाफ सेंचुरी करते हैं। 50वां क्वेश्चन, इक्विवेलेंट वेस्ट, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट बेस्ड है, FeS कन्वर्ट हो रहा है Fe3 प्लस प्लस SO3। चलो देखो, इंडिविजुअल पूरे कंपाउंड को बताना है तो आयरन को देखो, आयरन चेंज हो रहा है, +2 से +3 में जा रहा है, तो एन फैक्टर कितने का, 1 का। क्या सल्फर भी चेंज हो रहा है, -2 से +6 में जा रहा है? यदि सल्फर भी चेंज हो रहा है -2 से 6 में, तो सल्फर में चेंज कितने का, 8 का। तो नेट चेंज बताओ, आयरन के लिए चेंज 1 का है, सल्फर के लिए चेंज 8 का है, तो नेट चेंज कितने का हो गया, 9 का। तो इस FeS का जो एन फैक्टर है वो 9 है, तो आप क्या लिखेंगे, इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर, मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर, दैट इज वाई आंसर इज फोर्थ ऑप्शन। पता लगा किस तरह से क्वेश्चंस को किया गया है।
दोस्त आई होप आपको मजा आया होगा। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस निपटा लिए हैं दोस्त। ये तो पार्ट 1 के थे जो हमने पार्ट 1 में कवर किए। पार्ट 2 वाले क्वेश्चंस यहाँ से अपनों ने स्टार्ट किए थे। हाफ सेंचुरी 50 क्वेश्चंस हम निपटा चुके हैं दोस्त। कोशिश ये रहेगी 250 क्वेश्चंस निपटा दें। 10 पार्ट के अंदर हम 250 क्वेश्चंस मेन से, नीट एग्जाम से पहले, मई से पहले, इसी इस महीने में निपटा देंगे, ताकि 250 क्वेश्चंस की केमिस्ट्री की मैं प्रैक्टिस आपको करवा दूं। अपने हर स्टूडेंट के साथ, अपने दोस्त के साथ ये वीडियोस को शेयर कर दो, ताकि वो इन बेस्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके अपने नीट एग्जाम में बहुत बढ़िया स्कोर कर रहा हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दिस इज अनिरुद्ध वालिया केमिस्ट्री चैनल। और कोई भी डाउट आए मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।